एंड हाउ आर यू ऑल। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम अपनी क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर की वो कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 5 जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एनिमल किंगडम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी बच्चे बोलते हैं ना कि मैम आपका वीडियोस मिल नहीं रहा है, पार्ट 2 या पार्ट 3 नहीं मिलता है इस चैप्टर का, तो अब हमने क्या किया है, पंख अकेडमी के चैनल पर जब आप जाओगे ना तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पर जाना, प्लेलिस्ट पे आपको चैप्टर वाइज सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 9, सारे चैप्टर जो है 9, 10 जितने भी हैं सबकी यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो अब जब आप मान लो कोई प्लेलिस्ट ओपन करते हो ना, फॉर एग्जांपल मैं चैप्टर नंबर 2 की अगर प्लेलिस्ट ओपन करती हूँ, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे यू कैन सी है कि ये वीडियोस आपको दिख रहे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी यहीं पे हैं, जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप आराम से प्लेलिस्ट ओपन करो और वहाँ पे जाके आप वीडियोस को देख सकते हो। चैप्टर वाइज सारी प्लेलिस्ट प्रिपेयर है। चलिए, तो जितने भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, तभी हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे फटाफट से। और एक सब्सक्राइब तो बनता है, इतने अच्छे वीडियोस लेके आते हैं, अब तो टाइम पर ही वीडियोस आ रहे हैं, है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एनिमल किंगडम जो है आपका चैप्टर नंबर 4, इसमें टोटल आपके 15 क्वेश्चंस हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू वुड फेस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इफ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ऐसी क्या डिफिकल्टीज आप फेस करोगे एनिमल्स को क्लासिफाई करने में अगर आप उनके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में नहीं रखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी सिंपल सा है, 1 मार्क और 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर है कि फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉमन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसीडर्ड। अगर हम इन्हें कंसीडर नहीं करेंगे, राइट, अगर हम इन्हें कंसीडर करते हैं, इफ वी कंसीडर specific characteristics, then each organism will be placed in a separate group and the entire objective of the system would not be obtained. Now, animal को क्लासिफाई करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप उसको दूसरे एनिमल से क्या करो, कंपैरिजन करो। ठीक है, कंपेयरिंग करो, जज करो, उनके एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखो, और आप सिंगल कैरेक्टर लेके उसे कंसीडर नहीं करते कि 4 पैर है तो लो भाई वो आपकी कैट हो गई। 4 पैर तो बहुत सारे जानवरों के होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी के 4 पैर होते हैं, तो आप ऐसे करके उन्हें आप क्लासिफाई नहीं कर सकते। आपका उनका एवोल्यूशनरी जो पूरा एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उनके एंसेस्टर्स कौन थे, उनके बहुत सारे फीचर्स को कंसीडर करके ही उसे क्लासिफाई करना है, तभी आप उन्हें एक प्रॉपर तरीके से एक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज कर सकते हो। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ इफ यू आर गिवन अ स्पेसिमेन, अगर आपको एक स्पेसिमेन दे दूं मैं, आप ऐसे कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे उन्हें क्लासिफाई करने के? वेरी सिंपल, मैंने आपको क्लासिफिकेशन के स्टेप्स बताए हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, किस सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, किस लेवल का, बॉडी कैविटी है या नहीं है, टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री रेडियल है या बाइलेटरल है, टाइप ऑफ सीलोम डेवलपमेंट, ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट या फिर ट्रू सीलोम उसमें प्रेजेंट है, टाइप्स ऑफ ट्रू सीलोम, ठीक है, एंटर सीलोम या फिर सीजियो सीलोम, कौन सा सीलोम इसमें प्रेजेंट है। इस तरीके से आप उन्हें इजीली क्लासिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यूजफुल इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड सीलोम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखो, क्वेश्चन आंसर करना मैं हर बार बोलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना है, पर्टिकुलर ऑन पॉइंट आंसर लिखना ज़रूरी है। फालतू की चीज़ें हमें नहीं लिखना है, सिर्फ हमें ऑन पॉइंट आंसर देना है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि उन्हें एक प्रॉपर ऑन पॉइंट आंसर मिले, वो इस सेशन को पूरा देखना और हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना बेटा, वो पूरा का पूरा
एनसीईआरटी से उठाया जाता है, सिर्फ उस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाता है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को चेंज कर देते हैं और फिर पूछ लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही होते हैं। इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आप इसी आंसर को सेम टू सेम लिख दो, नो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप उसको अपने तरीके से लिख सकते हो, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में। डायग्राम जरूर बनाना, मैंने हर आंसर में डायग्राम लगा के रखा है जिससे कि आपको थोड़ा बहुत याद रहे, तो एक रफ डायग्राम आप जरूर ड्रॉ करके आप डायग्राम बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, टेबल्स बनाना, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, मैं हर बार बोलती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि पंख अकेडमी से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले, सारे बच्चे टॉप करें, ठीक है। हमारी जो पूरी टीम है, जो पूरी कम्युनिटी हमारी बन चुकी है एक, तो हमें ये करना है कि हम और बच्चों को ऐड करें और सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स आए, एक दूसरे को हेल्प करना है आगे बढ़ने में, ठीक है। कभी भी किसी को हमें बैक स्टेप नहीं करना है, हमें सभी को आगे बढ़ने में मदद करनी है। चलिए तो आंसर इसका क्वेश्चन समझ लेते हैं हम कि बॉडी कैविटी या सीलोम कैसे हेल्पफुल है एनिमल्स को क्लासिफाई करने में। तो पहली चीज़ तो सीलोम इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस, हमें सीलोम के बारे में बताना है कि सीलोम जो है वो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो बॉडी वॉल होती है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उसके बीच में एक सीलोम वॉल होती है, ठीक है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। Animals that possesses a fluid cavity between body wall and digestive tract are known as coelomates। जिनके बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट्स बोलते हैं। एनिलिडा, मोल्यूस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ये सब सीलोमेट्स के एग्जाम्पल हैं। फिर दूसरी बात करें हम तो एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोमेट्स होते हैं, ठीक है। और फिर आता है एक ऐसा जहाँ पे ना कुछ एनिमल्स में जो मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब थोड़ा 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 ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो इसकी हेल्मिन्थेस इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडोसीलोमेट इन सर्टेन एनिमल्स बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। तो तीन टाइप की कैविटी मैंने आपको पहले ही बताई थी, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट। एसीलोमेट में कोई कैविटी नहीं होती, पूरा फिल्ड होता है। सीलोमेट में प्रॉपर तरीके से कैविटी प्रेजेंट होती है। फिर स्यूडोसीलोमेट में जो मेसोडर्म होती है वो पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मतलब है भी और नहीं भी है ना। तो इस टाइप से तो तीन टाइप की कैविटी होती है, इनके बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करते हो। तो जिनमें कैविटी नहीं होती उन्हें हम एसीलोमेट बोलते हैं, जिनमें होती है उन्हें हम सीलोमेट बोलते हैं, जिनमें पैचेस में होती है उन्हें हम स्यूडोसीलोमेट बोलते हैं। दैट्स इट, ठीक है। इनके बेसिस पे आप एनिमल्स को क्लासिफाई करते हो। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन क्या है। तो बहुत सिंपल है, इंट्रासेलुलर द डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स विद इन द सेल, सेल के अंदर हो रहा है। एक्स्ट्रासेलुलर में क्या हो रहा है, अकर्स इन द एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है। इंट्रासेलुलर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सेक्रेटेड बाय सराउंडिंग साइटोप्लाज्म इनटू द फूड वैक्यूल। इन एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सेक्रेटेड बाय special cells into the cavity of the alimentary canal. Again, intracellular digestive products are diffused into cytoplasm, direct cytoplasm में जाते हैं। Extracellular में digestive product जो है वो intestinal wall पे जाते हैं into various parts of the body. It is less efficient method intracellular. It is more efficient method extracellular. Intracellular occurs in the unicellular organisms. Extracellular occurs in the multicellular organisms. Clear? Now, another question. What is the difference between direct and indirect development? Direct और indirect में क्या difference होता है, ये बहुत important है और बहुत सारे बच्चों को confusion होता है, तो उसको समझ लो बड़े अच्छे से। Direct development में क्या हो रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट में मतलब डायरेक्ट हो रहा है, उसमें लार्वा नहीं है तो वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट में लार्वा बनेगा फिर उससे मैच्योर इंडिविजुअल बनेगा। क्लियर? अब ध्यान रखना, डायरेक्ट में क्या हो रहा है, लार्वा नहीं है, इनडायरेक्ट में लार्वा प्रेजेंट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होता है, इनडायरेक्ट में मेटामॉर्फोसिस इन्वॉल्विंग डेवलपमेंट ऑफ लार्वा टू सेक्सुअल मैच्योर एडल्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट अकर्स इन फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स और एम्फीबियंस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the peculiar features that you find in parasitic platyhelminthes? Parasitic platyhelminthes में आपको ऐसे कौन से peculiar points देखने को मिलते हैं?
तो टेनिया एंड टेनिया जो है वो टैपवर्म है, और फिर एक आता है लिवर फ्लूइड। ये एग्जांपल है आपके पैरासिटिक प्लेटीहेलमिंथस के, ठीक है। इनके फीचर्स पूछे गए हैं तो मैंने डायग्राम यहाँ पे लगाया है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर जिनकी मर्जी है वो बना सकते हैं। और जो मतलब जिनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ है ना, वो ज़रूर बना के आए। कोशिश करो कि डायग्राम रफ बना दो, लेकिन बना दो, कैसा भी बना दो लेकिन। तो इनके फीचर्स क्या हैं? ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, बीक हुक प्रेजेंट है, सकर्स प्रेजेंट होते हैं इनमें टू गेट अटैच्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। सेकेंड, देयर बॉडी इज कवर्ड विथ थिक टेंजुमेंट which protects them from the action of digestive juices of the host. The tegument also help in absorbing nutrients from the host body. ये उनके features हैं। Next is, what are the reasons that you can think of for the arthropod to constitute the largest group of animal kingdom? ऐसा कौन सा फीचर है जो आर्थ्रोपोड्स को लार्जेस्ट जो ग्रुप है वो बना देता है? बताओ। देखो, ये मैंने बताया कि आर्थ्रोपोड जो है वो एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट ग्रुप है ना। सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोड्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ एनिमल स्पीशीज ऑन द अर्थ। द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर एज फॉलो। जॉइंटेड लेग्स होते हैं दैट अलाउज मोर मोबिलिटी। जॉइंटेड लेग्स हैं, यू कैन सी, इतना प्यारा से मैंने यहाँ पे आपको एनिमेशन फॉर्म में लगा के रखा है कि जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। हार्ड एक्सोस्केलेटन, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो हार्ड एक्सोस्केलेटन को छोड़ के बाहर आ गया है ना, कि नहीं चाहिए स्केलेटन, लो भाई मैं चला। तो हार्ड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि काइटिन का बना होता है, जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। हार्ड एक्सोस्केलेटन लॉस ऑफ वाटर को भी रिड्यूस कर देता है, और आर्थ्रोपोड इसी कारण से बहुत ज़्यादा अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में भी, तो वो ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं। और यही रीज़न है कि ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्रुप है, सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोड्स प्रेजेंट हैं। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ सी दिस ब्यूटीफुल एनिमेशन। आप देखो यहाँ पे कि उसमें पूछा गया है वाटर वस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप। वाटर वस्कुलर सिस्टम किस ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक है? पोरीफेरा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा या फिर कॉर्डेटा, किसका है? तो हमें बताना है कि जो वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है ये इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश आता है, इनमें ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं। और देखो, आप देख सकते हो इस डायग्राम में भी कि ट्यूब फीट दिख रहे हैं आपको वाइट कलर के, कितने प्यारे ट्यूब फीट्स हैं। जितनी प्यारी ये दिख रही है उतनी ही डेंजरस है, ठीक है। तो इनमें ट्यूब फीट प्रेजेंट हैं, मेडोरोपोराइट्स प्रेजेंट हैं, एरे ऑफ रेडिएटिंग चैनल प्रेजेंट है, ठीक है। इतनी चीज़ें इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों को याद रखनी है कि ट्यूब फीट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, मेडोरोपोराइट, ये सब मैंने आपको बहुत प्यार तरीके से खुद अपने हाथ से ड्रॉ करके समझाया था। रिमेंबर और नॉट? याद करो उस लेक्चर को, अगर नहीं है याद तो जाके लेक्चर को देखो। फिर वाटर वस्कुलर सिस्टम इनमें लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड कैप्चरिंग में और रेस्पिरेशन में। क्लियर? नेक्स्ट, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. Justify this statement. सारे vertebrates chordate हैं पर सारे chordates vertebrates नहीं हैं। Now this is confusing statement, right? But very simple. The characteristic feature of phylum Chordata includes the presence of notochord and paired pharyngeal gill slits. In subphylum Vertebrata, the notochord present in the embryo get replaced by cartilaginous or bony vertebral column in the adult. Thus, it can be said that all vertebrates are chordate, but all chordates are not vertebrate. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को आप याद कर लेना। डायग्राम इसमें ड्रॉ मत करके आना कि बैठ के टाइगर बना रहे हैं, डूड ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इम्पोर्टेंट इज द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन फिशेस। एयर ब्लैडर का क्या काम है? मैंने बताया था एयर ब्लैडर क्या करता है। एयर ब्लैडर में एयर प्रेजेंट होता है और वो एयर ब्लैडर उन्हें हेल्प करता है कि वो आसानी से पानी के अंदर तैर सके, है ना। एयर ब्लैडर नहीं होगा तो वो नीचे चले जाएंगे, तैरेंगे कैसे? तो एयर ब्लैडर और गैस ब्लैडर भी बोलते हैं, उसमें गैस फिल्ड होती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्यूएंसी। ब्यूएंसी मतलब वही चीज़, पानी में तैरने का जो कैपेबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है वो। Thus it helps the fishes to ascend or descend or stay in the water currents.
आराम से 2 फिशेस खड़े होकर बात कर रही थी ना, मैंने वीडियो में बताया था आपको, तो वो चीज़ में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और ऊपर जाना है, नीचे आना है पानी में, ये सारी चीज़ें किसकी मदद से होती हैं? अगर वो एयर ब्लैडर प्रेजेंट ना हो तो वो सब ये नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, what are the modifications that are observed in birds that help them to fly? ऐसा क्या होता है इनमें कि वो उड़ सकते हैं और हम नहीं उड़ सकते हैं? सिंपल सी बात है कि इनका जो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन होता है एरियल लाइफ के लिए, वो अपने आप को केपेबल बना लेते हैं, सूट कर लेते हैं। इनमें स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर रैपिड एंड स्मूथ मूवमेंट, ठीक है, कवरिंग ऑफ फेदर्स फॉर इंसुलेशन, फोरलिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स and hind limbs used for walking, perching and swimming, presence of pneumatic bones to reduce weight, presence of additional air sacs to supplement respiration। ये सारे इनके फीचर्स हैं जो हमारे पास नहीं है और बर्ड्स के पास है, इसलिए वो उड़ रहे हैं और हम सिर्फ अपने सपनों में ही उड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, could the number of eggs or young ones produced by an oviparous and viviparous mother be equal? बताओ। तो पूछा गया है कि क्या नंबर ऑफ एग्स या फिर यंग वन जो प्रोड्यूस करें ओविपेरस में या विविपेरस में, वो इक्वल हो सकते हैं, और क्यों अगर हैं तो द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ओविपेरस मदर विल बी मोर देन यंग वंस प्रोड्यूस्ड बाय विविपेरस मदर। This is because in oviparous animal the development of young ones takes place outside the mother's body, है ना, मदर की बॉडी के बाहर इनका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। एग्स हैं जो वो मोर प्रोन है एनवायरमेंटल कंडीशन से और प्रेडेटर्स के, मतलब उन्हें दिख रहा है कि भाई ये एग यहाँ पे है, प्रेडेटर्स आराम से अटैक कर सकते हैं। देयरफॉर टू ओवरकम द लॉस मोर एग्स आर प्रोड्यूस, इसीलिए जो मदर होती है ना वो ज़्यादा एग प्रोड्यूस करती है कि अगर 2-4 प्रेडेटर्स खा भी गए तो कुछ तो बचेगा उनके पास में। सो दैट इवन अंडर हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन सम एग्स माइट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है, और एंड प्रोड्यूस यंग वंस, कुछ एग्स प्रोड्यूस यंग वंस जो हैं उनमें से प्रोड्यूस हो सके। अगर कुछ चले भी गए, कुछ हार्श कंडीशंस की वजह से या प्रेडेटर्स की वजह से चले भी गए, तो 2-4 एग्स बचे रहें। ऑन द अदर हैंड अब हम विविपेरस की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस टेक्स प्लेस इन सेफ कंडीशन इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, दे आर less exposed to environmental conditions and predators, therefore there are more chances to survive and hence less number of young ones is produced compared to the number of eggs, है ना। बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर यंग वन का डेवलपमेंट हो रहा है तो लेस नंबर ऑफ यंग वंस बनेंगे, ठीक है, और बॉडी के बाहर अगर होता है एग्स बनते हैं तो मल्टीपल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, इस स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट, segmentation in the body is first observed in which of the following? सेगमेंटेशन सबसे पहले किस में देखा गया था? तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम लगा के रखा है, आप देख सकते हो, आंसर समझ में आ ही गया होगा, एनालिडा में, ठीक है। एनालिडाज में आपको सबसे पहले सेगमेंटेशन देखने को मिला था। मैच द फॉलोइंग, बिफोर मैचिंग द फॉलोइंग प्रेस द सब्सक्राइब बटन। चलो, ओपर्कुलम, ओपर्कुलम किसके पास में है? ऑस्टियोसाइट्स में। पैरापोडिया एनालिडा में। स्केल्स रेप्टिलिया में। कोम्ब प्लेट सीनोफोर्स में। रेड्यूला मोल्युस्का में। हेयर्स मैमेलिया में। कोनियोसाइट्स पोरिफेरा में। गिल स्लिट्स साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्डियोसाइट। अब जिन्होंने मेरे लेक्चर ही नहीं देखे उनसे ये आंसर नहीं बनने वाला, और मैं इस आंसर को ज़्यादा डिटेल में भी नहीं समझा सकती हूँ, सिर्फ आंसर बता सकती हूँ। लेकिन जिन्होंने मेरे लेक्चर देखे हैं उनसे ये आंसर एक बार में बन रहे होंगे, और जो लेक्चर्स मैंने बताए हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है, कोम्ब प्लेट्स वगैरह बताया, वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो रही होंगी, राइट। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो भी परेशान मत हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लो, आपका भी भला हो जाएगा। Last question. Prepare a list of some animals that are found parasitic in human beings. कुछ एनिमल्स बताओ जो एज अ पैरासिटिक पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो देखो मैं बता रही हूँ, टेनिया सोलेनम ये प्लेटीहेलमिन्थेस का है, ये पाया जाता है। फेसियोला हेपेटिका ये भी पाया जाता है। एस्कैरिस, बुचेरिया एंड साइक्लोस्टोमा, ये सारे के सारे मैंने 5 बताएं, जितने याद रह जाएं आपको। इनके अलावा अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं आते तो ये 5 मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो ये प्लेटीहेलमिन्थेस के थे आपके टेनिया सोलेनम एंड फेसियोला
हेपेटिका। बाकी के जो एस्कैरिस, वुचेरिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा है ये सारे एस्के हेलमिंथिस के थे। तो हेलमिंथिस फैमिली के ही हैं ये सारे के सारे। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर एज अ पैरासाइट पाए जाते हैं, पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं ये। क्लियर? तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए एनिमल किंगडम के क्वेश्चन एंड आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, राइट? बहुत इजी क्वेश्चन है। चैप्टर मैंने आपको इतने डिटेल में, इतने अच्छे से पढ़ाया है और आपको याद हो गया होगा सारा चैप्टर, राइट? इतने इंटरेस्टिंग में पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं देखे हैं लेक्चर वो जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो go and watch those videos. Before that, subscribe, like, comment and share. And thanks for attending to this lecture. See you soon in the next class. Bye bye.